सास की अनपढ़ और पढ़ी लिखी बहू का पहनावा। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? मैंने सिर्फ जूड़ा बनाया है और साड़ी पहनी है। वहाँ औरतों की भीड़ में सभी औरतें पढ़ी लिखों की तरह 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 के बाल बनाकर आती हैं और कोई कोई तो अपनी बेटियों से अपना मेकअप भी करवाए रहती हैं और पढ़े लिखों की तरह एक से एक पहनावा पहनती हैं। पर मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है जो मुझे पढ़े लिखे की तरह पहनावा पहना कर तैयार करे, और मुझे तो सही से मेकअप ब्रश पकड़ना भी नहीं आता। खैर अब मैं चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। इतना कहकर शारदा साधारण साड़ी पहनकर जूड़ा बनाती है और अपने कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ हॉल में रामलाल, अरुण और नीरज बैठे होते हैं। इन लोगों से पूछूं ठीक लग रही हूँ ना, वरना इतने लोगों के बीच बेइज्जती हो जाएगी। अरुण, नीरज, ये साड़ी ठीक है ना? बाल ठीक लग रहे हैं ना? हाँ माँ, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ माँ, साड़ी और तुम्हारे बाल सब सही हैं। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? अरे ठीक है शारदा, जा रही हो तो जल्दी आ जाना, ज्यादा देर मत करना। फिर रात का खाना भी बनाना, मुझे रात में समय पर खाना चाहिए होता है, पता है ना? ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर शारदा घर से निकलती है और अपनी एक पड़ोसन के घर में चली जाती है, जहाँ सभी औरतों ने अलग अलग तरह का पहनावा लिया होता है। किसी ने मॉडर्न साड़ी पहनी होती है तो किसी ने स्टाइलिश तरीके से ब्लाउज बनवाए होते हैं और सभी औरतों ने अलग अलग हेयर स्टाइल बनवाई होती है। यहाँ तो सब इतना बंठन कर आई हैं। अब सब मुझे देखकर मेरे अनपढ़ों की तरह पहनावे का मजाक उड़ाएंगे। मैं वापस ही चली जाती हूँ। अरे शारदा बहन, कहाँ जा रही हो? आओ आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बहुत देर कर दी आने में। अरे शारदा बहन, ये क्या? ना तुमने बाल बनाए ना कोई खास पहनावा पहना, वही साधारण साड़ी और जूड़ा बना कर आई हो, फिर भी इतनी देर कर दी आने में। वो सब छोड़ो, ये बताओ मेरी उल्टे पल्ले की साड़ी कैसी लग रही है? मेरी बेटी ने मुझे पहनाई है। पहले मेरे हेयर स्टाइल के बारे में बताओ, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? मेरी बेटी ने 2 घंटे लगाकर मेरा हेयर स्टाइल बनाया है। अरे ये सब तो कोई भी कर लेता है, मेरी बेटी ने मेरा मेकअप किया है, लग रही हूँ ना बिल्कुल पढ़ी लिखी मेम साहब। आप सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबका अलग तरह का पहनावा है, बिल्कुल पढ़े लिखों की तरह। सबने अलग अलग बाल बनाए हैं, मेकअप भी आप सभी ने बहुत अच्छा किया है। आप सब बहुत सुंदर लग रही हैं। तो तुम क्यों अनपढ़ काम वाली भाई की तरह तैयार होकर आई हो? यहाँ जो काम करने आई है उसने भी अलग तरीके से साड़ी पहनी है और तुम वही पुरानी घिसी पिटी साड़ी लपेट कर चली आई हो। शांति की बात सुनते ही शांति और सभी औरतें जोरों से हंसने लगती हैं। सभी औरतों की हंसी सुनकर शारदा शर्मिंदा होकर अपना चेहरा छुपाती है और औरतों की भीड़ से निकलकर अपने घर चली आती है। अरे तुम बड़ी जल्दी चली आई। अच्छा चली आई हो तो जरा हमारे लिए पकौड़े बना दो। इस घर में सारे मर्द भरे पड़े हैं और मैं अकेली औरत सुबह से लेकर रात तक घर के काम ही करती रहती हूँ। कुछ और तो मुझे आता भी नहीं है और ना ही इस घर के मर्द कोई नई चीज सीखने में मेरी मदद करवाने वाले हैं। कितना मुस्कुराते हुए कहते हैं बहुत अच्छी लग रही हो। ठाक अच्छी लग रही हूँ। औरतों की भीड़ में अपने पहनावे की वजह से बेइज्जत होकर शारदा बहुत निराश होती है और अपने घर आकर रसोई में अपने घर के मर्दों के लिए पकौड़े तलने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। माँ, तुम खाना बहुत बढ़िया बनाती हो, मजा आ जाता है तुम्हारे हाथ का खाना खाकर, दिन भर की थकान मिट जाती है। हाँ मम्मी, दिन भर की थकान गायब हो जाती है और तुम्हारा खाना खाकर गहरी नींद आती है। हाँ, मुझे ऑफिस की थकान से याद आया, कल तुम दोनों ऑफिस मत जाना। कल तुम्हारी बुआ और चाची दोनों घर आने वाली हैं और उनके साथ कुछ औरतें भी घर आने वाली हैं। क्या मेरी ननद और देवरानी आ रही है और उनके साथ उनकी सहेलियां भी? हे भगवान, अब उनके बीच में मेरी बेइज्जती होगी क्या? शारदा, कल भी इसी तरह बढ़िया खाने पीने का इंतजाम कर लेना। मयूरी और भाभी की दोस्तों के बीच बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं खाने पीने की पूरी तैयारी कर लूंगी। ऐसी रात बीतती है और अगले दिन सुबह शारदा सभी को नाश्ता कराती है। नाश्ता कराने के बाद शारदा सब्जी मंडी चली जाती है। भैया जरा 2-4 तरह की सब्जियां दे दो और बढ़िया बढ़िया सब्जियां देना, तब तक मैं राशन वाले के पास से थोड़ा सामान लेकर आती हूँ। शारदा सब्जियों और राशन का सामान लेकर घर चली आती हैं और किचन में आकर खाना बनाने लगती हैं और दोपहर तक सारा खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। खाना तो बन गया है और सारी तैयारियां भी हो गई हैं। अब बस मैं भी नहाकर कपड़े बदल लेती हूँ। पूरे तरह से पसीने से भीग गई हूँ और इन तीनों को भी तैयार होने के लिए कह देती हूँ। शारदा अपने दोनों बेटों और रामलाल को नहाने के लिए भेजती हैं और खुद भी नहाकर कमरे में कुछ अलग तरीके से साड़ी पहनने की कोशिश करने लगती हैं, जिससे पूरी साड़ी सिकुड़ जाती है। अरे भाग्यवान, ये क्या तुम साड़ी को आगे पीछे घुमा रही हो? अब क्या तुम साड़ी पहनना भी भूल गई?
मैं भला साड़ी पहनना क्यों भूलूंगी? वो तो नई साड़ी है, इसीलिए सही से बैठ नहीं रही थी। आप जाइए हॉल में, मैं साड़ी पहनकर आ जाती हूँ। शारदा हमेशा की तरह साड़ी पहनकर एक जूड़ा बनाती है, सिर पर पल्लू रखती है और हॉल में चली आती है। थोड़ी देर में डिजाइनर साड़ी पहने मयूरी, कोमल और अपने बाल रंगे सिल्क की साड़ी पहनी गंगा देवी घर में आती हैं। अरे नमस्ते बुआ, नमस्ते चाची, नमस्ते दादी माँ। दादी माँ नहीं बोलो मुझे, देखते नहीं मैं पढ़े लिखे की तरह सिल्क की साड़ी पहनी हूँ और बाल भी रंगे हैं। अच्छा ठीक है मासी, कह देते हैं। ठीक है ना मासी? हाँ हाँ ठीक है, पर अपनी भोली माँ को तो देखो कैसी साड़ी पहनी है। औरतों की तरह बनना संवरना नहीं आता है क्या? अरे जी आता क्यों नहीं है, पर मेरी शारदा बड़ी शांत स्वभाव की है, इसलिए ज्यादा श्रृंगार नहीं करती। आइए आप लोग बैठिए। मयूरी, कोमल भाभी बताइए कैसी हैं आप लोग? भैया मैं तो ठीक हूँ। अब भैया मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ। बड़ी जोरों की भूख लगी, पहले कुछ खाना पीना हो जाए फिर बातचीत करेंगे। हाँ हाँ आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। रामलाल बिना जाने शारदा की सपोर्ट में खड़ा होता है और सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जहां शारदा सभी को खाना परोसती और शारदा का पूरा ध्यान गंगा देवी पर ही होता है। मुझसे ज्यादा उम्र की ये गंगा देवी जी हैं। इन्होंने कितने अच्छे से अपने बाल भी रंगे हैं और इतने पुराने जमाने की होने के बाद भी पढ़े लिखों की तरह नए जमाने का पहनावा अपनाया है। ये सोचते हुए शारदा सभी को खाना खिलाती है और फिर सभी आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं। शाम को सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसी कुछ समय बीत जाता है और एक दिन बालकनी में शारदा को अपनी बड़ी बहन गायत्री का फोन आता है। अरे शारदा बहन कैसी हो? मैं अच्छी हूँ दीदी, कहो कैसे फोन किया? अरे मेरी बहू गर्भवती है, मैं उसकी गोद भराई करवा रही हूँ, आना जरूर। दीदी आप ही बताओ, 3 दिन का सफर तय करके अब मैं उतनी दूर कैसे आऊंगी, वो भी इस उम्र में? ये उम्र क्या होती है? बोल, तेरा आने का मन नहीं है? नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, आपकी बहू मेरी बहू भी तो लगेगी, मुझे आने का मन क्यों नहीं होगा? तो फिर 5 दिनों बाद गोद भराइए, समय पर आ जाना। अगर देर की तो याद रखना फिर कभी फोन नहीं करूंगी। इतना कहकर गायत्री फोन रख देती है। ऐसे ही शाम होती है। अरुण और नीरज ऑफिस से लौटते हैं। शारदा अरुण और नीरज को पानी देती है और सोफे पर बिठाती है। तुम दोनों की मौसी का फोन आया था, तुम्हारी भाभी की गोद भराई है, कहा है कि अगर नहीं आए तो दोबारा कभी फोन नहीं करूंगी। अरे इतना बड़ा फंक्शन है और हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग जरूर जाएंगे। ऑफिस से छुट्टी मिल पाना तो मुश्किल है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने 2 दिन की छुट्टी ली थी। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर हम नहीं चल पाए तो आप दोनों ही चले जाइएगा। अगले दिन अरुण और नीरज अपने ऑफिस में छुट्टी की बात करते हैं और छुट्टी न मिलने पर रामलाल और शारदा की टिकट करवाकर उन्हें गायत्री के घर भेजते हैं। रामलाल और शारदा गोद भराई की सुबह गायत्री के घर पहुंचती हैं, जहां पूरा घर गोद भराई थीम में सजाया होता है और काफी मेहमान होते हैं। अच्छा हुआ जीजा जी आप इसे लेकर आ गए, वरना मैं तो मन बना चुकी थी कि दोबारा फोन नहीं करूंगी। अच्छा आप जल्दी अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, दोपहर कोई गोद भराई है। रामलाल और शारदा अपने कमरे में आते हैं, जहां रामलाल थकान से सो जाता है। वहीं शारदा आईने के सामने बैठकर एक कटोरी में हेयर कलर निकाल कर अपने बालों में लगाने लगती है। बालों में रंग तो मुझसे सही से लग नहीं रहा, मैं क्या पढ़े लिखों की तरह पहनावा पहनूंगी? कहीं शाम को गोद भराई में मेरी बेइज्जती ना हो जाए। जैसे तैसे शारदा अपने बालों में रंग लगा लेती है और दोपहर को शारदा बाल धोकर आईने के सामने खड़ी होती है, जहां शारदा के कुछ बाल काले होते हैं और कुछ बाल सफेद ही रह जाते हैं और काला रंग कान और गर्दन पर भी लगा होता है। अरे शारदा ये क्या हुलिया बना लिया है खुद का? आधे बाल काले हैं, आधे सफेद हैं, और ये कानों में गर्दन में रंग क्यों लगा लिया है तुमने? और ये तुमने रंग लगाया कब? आप तो मुझे डांट क्यों रहे हैं? मैं खुद परेशान हूँ, अब मैं इस तरह कैसे बहू की गोद भराई में जाऊंगी? अरे रोना बंद करो। जैसे जाओगी का क्या मतलब है? जैसा हुलिया बनाया है उसी हुलिया में जाना होगा। थोड़े अजीब तरीके से साड़ी भी लपेट लेती हो तो और अच्छी लगती। शारदा मायूस होकर खुद को आईने में देखने लगती है। तभी डिजाइनर साड़ी ब्लाउज पहनकर सुंदर हेयर स्टाइल में गायत्री कमरे में आती है। अरे शारदा ये क्या हुलिया बना लिया है तूने खुद का? दीदी तुम अपनी बहू की गोद भराई में जाओ, मैं कमरे में ही इंतजार करती हूँ। गोद भराई के बाद सीधा घर निकल जाऊंगी। तू पागल है? इतनी दूर से आकर बहू की गोद भराई में नहीं आएगी तो बहू को कैसा लगेगा? और क्या तुझे बालों में रंग करना नहीं आता, जो गर्दन और कानों में रंग लगा लिया और आधे बाल सफेद ही छोड़ दिए? दीदी कैसे आएगा मुझे ये सब? कोई मुझे सिखाने वाला ही नहीं है। मेरी कोई बेटी होती तो वो मुझे ये सब सिखाती। अरे मेरी कौन सी बेटी है, मेरे भी तो 2 बेटे हैं। फिर भी देख मेरी बहू ने मुझे कितने अच्छे से पहनावा पहनना सिखाया। ये बाल भी उसी ने तैयार किए और ये कपड़े भी। जरूरी थोड़ी है कि हर चीज बेटी ही सिखाए, बहू भी तो सिखा सकती है।
दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? मैं क्या करूं? अरे अपने बेटों की बहू लेकर आ। वैसे भी अरुण और नीरज शादी के लायक हो गए हैं। वो तो बाद की बात है, अभी ये क्या करे। अरे मेरी बहू ने मुझे सिखाया है, तू अपने सर के पल्लों में बालों में फंसाकर एक पिन लगा ले, पल्ला गिरेगा नहीं, और तूने जो भी किया वो सब दिखेगा भी नहीं। इतना कहकर गायत्री शारदा के सिर पर पल्ला करती है और एक पिन से शारदा के बाल में पल्ले को लगा देती है। फिर गायत्री शारदा को अपनी बहू की गोद भराई में लेकर आती है। हंसी खुशी गोद भराई होती है और शारदा आशीर्वाद देकर अपने शहर लौट आती है और सीधा मंदिर में पंडित दीनदयाल के पास पहुंचती है। पंडित जी, मेरे बड़े बेटे अरुण के लिए भी लड़की ढूंढिए ना, मुझे उसकी शादी करवानी है। बड़े सही समय पर आई हो शारदा बहन, अपने बेटे की फोटो और बायोडाटा दे दो। एक अच्छी लड़की का रिश्ता आया है, मैं भिजवा देता हूँ। अगर वो लोग हाँ कहते हैं तो तुम रिश्ते की बात करने चली जाना। शारदा अरुण की फोटो और बायोडेटा पंडित जी को दे देती हैं। पंडित दीनदयाल कृष्णलाल और मीनाक्षी की बेटी अनीता के लिए अरुण के रिश्ते की बात चलाते हैं और 2 दिन बाद शारदा अपने पूरे परिवार के साथ कृष्णलाल और मीनाक्षी के घर आती हैं, जहां अनपढ़ अनीता सुंदर भारतीय पहनावे में सजकर बैठी होती है। जी देखिए, मेरी मजबूरी की वजह से मेरी बेटी अनपढ़ रह गई है, लेकिन घर गृहस्थी के काम बड़े अच्छे से जानती है। अनपढ़ है तो क्या हुआ, लड़की तो बहुत सुंदर है और उनके साथ जोड़ी भी खूब जमेगी और मेरी बहू बनकर मुझे अच्छे से तैयार भी कर देगी। अरे जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मेरे माता पिता और मेरे घर को संभालने के लिए एक जीवन साथी चाहिए। दोनों परिवारों की रजामंदी से अरुण और अनपढ़ अनीता की शादी तय होती है और तय तारीख के दिन धूमधाम से अरुण और अनीता की शादी होती है और आज अनीता अपनी पहली रसोई बनाकर सभी को परोसती है। अरे वाह अनीता, तुमने तो मम्मी की तरह ही टेस्टी खाना बनाया है। अब हमारे घर में 2 मास्टर शेफ आ गए हैं, अब और मजा आएगा खाने में। बहू, आज तेरी पहली रसोई हो गई, कल तेरी मुंह दिखाई की रस्में अच्छे से तैयार होना तो तुझे आता ही होगा। माँ जी, मुझे अच्छे से तैयार होना आता है, मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी। इसका मतलब बहू मुझे भी तैयार कर देगी। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन मुंह दिखाई के लिए अनीता अपने कमरे में सुंदर पर्पल लहंगे में तैयार हो रही होती है। तभी शारदा कमरे में आती है। माँ जी, मैं लगभग तैयार ही हो गई हूँ और अभी तक आपने सुबह वाली ही साड़ी पहनी हुई है, जल्दी जाकर तैयार हो जाइए। बहू, सच बताऊं तो मुझे सही से तैयार होना नहीं आता और तू तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे से लहंगा पहनना जानती है। बस इतनी सी बात। माँ जी, मुझे बहुत अच्छे और तरह तरह से साड़ी और लहंगा पहनाना आता है और मेरे पास एक सुंदर साड़ी भी है। रुकिए, मैं अभी आपको वो साड़ी पहनाती हूँ। अनीता अपनी शादी में मिली एक सुंदर डिजाइनर साड़ी शारदा को पहनाती है, जिसमें शारदा कुछ अलग ही लग रही होती है। अरे वाह बहू, आज पहली बार मैंने इस तरह से साड़ी पहनी है। ये पहनावा तो मुझे बड़ा पसंद आया। वैसे मुझे माफ करना, तेरी मुंह दिखाई में तुझे तैयार करने की जगह तुझसे खुद को तैयार करवा रही हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपकी बहू हूँ, ये तो मेरा फर्ज है। दोनों सास बहू तैयार होकर हॉल में आती हैं, जहां अनीता मुंह दिखाई के लिए घूंघट ओढ़कर बैठ जाती है। सभी पड़ोसने और रिश्तेदार अनीता की मुंह दिखाई करती हैं और फिर क्या बात है जेठानी जी, आपकी बहू के आते ही आपके हाव भाव ही बदल गए। क्या नए जमाने की साड़ी पहनी, बहुत अच्छी लग रही है। सही बात है शारदा बहन, ऐसी साड़ी तो नहीं पहना करती थी, जरूर उनकी बहू ने इन्हें पहनाया है। हाँ, मेरी बहू ने मुझे ये साड़ी पहनाई है। अरे बहुत सुंदर लग रही हो शारदा, बिल्कुल हेमा मालिनी की तरह। रामलाल की बात सुनते ही मुंह दिखाई में आई सभी औरतें शारदा को छेड़ने लगती हैं। शारदा शर्माते हुए सभी मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रविवार की दोपहर अरुण कुछ न्यूज़पेपर की रद्दी इकट्ठा करके अपने कमरे में ऑफिस की फाइलों के पास रख देता है। अनीता, वो देखो वहां मैंने सारी रद्दी इकट्ठा करके रख दी है। थोड़ी देर में एक रद्दी वाला आएगा, उसे सारी रद्दी बेच देना, तब तक मैं सलोन जाकर आता हूँ। अरुण और नीरज सलोन चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही रद्दी वाला आता है और अनीता सारी रद्दी लेने के लिए कमरे में आती है, जहां बेड पर एक खास फाइल रखी होती है। ये क्या, अरुण जी ने तो एक रद्दी बेड पर ही छोड़ दी है, इसे भी रद्दी में मिला देती हूँ। अनीता अरुण के ऑफिस की खास फाइल को न्यूज़पेपर की रद्दी में मिला देती है और दरवाजे के पास लगकर रद्दी वाले को दे देती है। रद्दी वाला रद्दी को अलग अलग करके तौलने लगता है। तभी अरुण और नीरज वहां आ जाते हैं। भैया, अब मिस्टर ओबेरॉय के साथ डील नहीं हुई है क्या, जो आप उनकी फाइल रद्दी में बेच रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, डील तो हो गई है। उनकी फाइल तो मैंने बेड पर रखी थी, रद्दी में कहां से आ गई? जी, ये आपके काम के कागजात हैं, वो मैंने ही रद्दी में डाल दी। माना अनीता तुम अनपढ़ हो, पर तुम्हें अखबार की रद्दी और फाइलों के बीच का तो अंतर पता होगा ना। तुमने अखबार के साथ मेरी फाइल क्यों रखी? अभी अगर ये फाइल रद्दी में चली जाती तो जानती हो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाती। अरुण, अगर बहू को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो तुझे बहू को समझाना चाहिए ना कि उस पर चिल्लाना चाहिए। हो गई बहू से गलती, अब से बहू ध्यान रखेगी। हाँ, अब से मैं आपकी कोई भी चीज हाथ लगाने से पहले एक बार आपसे पूछ लूंगी।
ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक नीरज पढ़ी लिखी निकिता से शादी करके घर के दरवाजे पर आता है। निकिता को जीन्स टॉप और नीरज के साथ देखकर सभी पड़ोसी और परिवार वाले हैरान हो जाते हैं। वो देखो शारदा का छोटा लड़का लड़की भगा लाया, और जरा लड़की का पहनावा तो देखो। हाँ, बड़े लड़के ने माँ बाप की मर्जी से अनपढ़ लड़की से शादी कर ली, पर लगता है ये पढ़ी लिखी लड़की लाया है। अरे बेवकूफ, अगर तुझे लड़की पसंद थी तो हमसे कहकर बाकायदा शादी करता। ऐसे लड़की भगाकर लाने की क्या जरूरत थी? पापा जी मम्मी जी, मेरे घर वाले मेरी शादी नीरज से करवाने को तैयार नहीं थे, इसीलिए मैंने ही नीरज को आज सुबह जबरदस्ती कोर्ट बुलाया और उससे शादी कर ली। अरे चुप करिए जी, बच्चे शादी करके आए हैं और आप उन्हें डांट रहे हैं। हमें भी तो नीरज की शादी ही करवानी थी, अब वो खुद शादी करे या हम करवाएं, बात तो एक ही है। माँ, तुम इतनी जल्दी मान गई? मैं तो सोच रहा था न जाने क्या होगा। होना क्या है, जिसे जो बात बनानी है वो बनाता रहेगा। मैं तो अपनी बहू का गृह प्रवेश कराऊंगी। शारदा अपनी पढ़ी लिखी बहू निकिता का गृह प्रवेश करवाती है। अनीता अपनी पढ़ी लिखी देवरानी को उसके कमरे तक ले जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन निकिता प्रोफेशनल कपड़ों में हॉल में आती है। देवरानी जी, आपने ये लड़कों की तरह कपड़े क्यों पहने हैं? लड़कों जैसे कपड़े नहीं है दीदी, ये प्रोफेशनल कपड़े हैं। मैं जॉब पर जाती हूँ तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। भाभी, निकिता पढ़ी लिखी और अच्छी फैशन सेंस रखती है। निकिता आपको अलग अलग पहनावे में दिखती रहेगी। अरे वाह, मेरी अनपढ़ बहू इतने अच्छे से साड़ी लहंगा पहनाना जानती ही है, और मेरी पढ़ी लिखी बहू फैशनेबल कपड़े भी पहनना जानती है। निकिता नीरज और अरुण के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऐसी दोपहर होती है और शारदा अनीता के पास आती है। माँ जी, आप यहाँ कुछ चाहिए? कोई काम है क्या? हाँ बहू, हम कुछ पड़ोसने मिलकर एक औरत के घर पर बैठकी करने जा रहे हैं। तू भी चलेगी क्या मेरे साथ? नहीं माँ जी, आप हो आइए, तब तक मैं दोपहर का खाना तैयार कर लेती हूँ। और जरा रुकिए, मैं आज आपको एक नए तरीके से साड़ी पहनाती हूँ। इतना कहकर अनीता शारदा की एक साड़ी को उल्टे पल्ले के साथ शारदा को पहनाती है। जानती है बहू, वहाँ सभी औरतें नए नए तरीके से बाल भी बना कर आती हैं। तुझे कुछ नए तरीके से बाल बनाना आता है क्या? बाल बनाना तो मुझे नहीं आता, मुझे तो चोटी बनानी आती है, या फिर जूड़ा बनाना ही आता है। मैं आपका जूड़ा बना देती हूँ। ठीक है बहू, तू जूड़ा ही बना दे। नई तरीके से साड़ी पहनकर और जूड़ा बनाकर शारदा घर से निकलती है और घर के बाहर शारदा अपनी पड़ोसनों से मिलती है। अरे वाह शारदा बहन, तुम तो दिन पर दिन बदलती जा रही हो। बहू की मुंह दिखाई में डिजाइनर साड़ी, और आज साड़ी को नए अंदाज में पहना है। आज लग रहा है ना कि तुम भी औरतों की तरह बन-ठन कर आई हो। अब अपने इस जूड़े का भी कुछ करो। अपनी तारीफ सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। वहीं रामलाल अपनी बालकनी से शारदा को देखते हुए मनी मन मुस्कुरा रहा होता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। निकिता के ऑफिस जाने के बाद शारदा और अनीता की रसोई और घर के कामों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन निकिता टेंट टॉप जीन्स में पूरे परिवार के साथ खड़ी होती है। मम्मी पापा, मेरे ऑफिस में मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या? कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है तेरा? दूसरे शहर में। भैया, इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? आप दूसरे शहर जाइए, नई जगह एक्सप्लोर कीजिए, ये तो और भी अच्छी बात है। भैया, अपने परिवार से अलग नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए दुखी हैं। अरे, इसमें परिवार से दूर होने वाली कौन सी बात है? दूसरे शहर ही जा रहा है, विदेश थोड़ी जा रहा है, और अकेले थोड़ी जाएगा, अपनी बीवी के साथ जाएगा। जाना तो मुझे पड़ेगा ही, कोई और रास्ता नहीं है। पर मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ट्रांसफर कैंसिल हो जाए या फिर हमारे शहर के दूसरे ब्रांच में हो जाए। अगले दिन अरुण और अनीता सभी से विदा लेते हैं और टैक्सी में अपना सामान रखकर दूसरे शहर के एक मॉडर्न सोसाइटी में रहने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शारदा बालकनी में उदास खड़ी होती है। मेरी अनीता बहू चली गई, निकिता बहू काम पर चली जाएगी, एक बार फिर पूरा घर सूना हो जाएगा। और मम्मी जी, अगर आपकी निकिता बहू वर्क फ्रॉम होम ले ले तब तो आपका घर सूना नहीं होगा ना? क्या कहा बहू? ये क्या होता है? आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं पता? यानी कि मैं ऑफिस का काम घर से करूंगी। हाँ बहू, तब तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे मुझे इन सब के बारे में नहीं पता है ना। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आपकी उम्र हो गई है, फिर भी आपसे कहूंगी कि आप अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाइए, ताकि लोग आपको मिसेस रामलाल की जगह आपके अपने नाम से जाने। और इससे पहले आपको अपनी झिझक खत्म करनी होगी। झिझक? वो कैसे खत्म होगी? आइए, आपकी झिझक खत्म करते हैं। निकिता शारदा को लेकर शहर के अलग अलग पहनावे बेचने वाले सबसे बड़े मॉल में आती है और शारदा के लिए अलग अलग तरह का पहनावा खरीदती है। और फिर घर आकर निकिता शारदा को एक फुल लेंथ स्कर्ट और कोट पहनाती है और शारदा के बालों में हल्का मरून रंग करती है। अरे बहू, ये तूने मुझे मेम साहब बना दिया, और जानती है मैं तो अपने बालों को काला भी नहीं कर पाती थी। चलिए मम्मी जी, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है, वहीं चलते हैं।
शारदा निकिता के साथ अपने घर से निकलती है, जहां सभी पड़ोसी शारदा को देखते ही रह जाते हैं और शारदा निकिता के साथ एक कैफे में निकिता के दोस्तों के पास पहुंचती है। तुम कह रही थी ना कि मेरी कूल सास कौन है जिसने बिना एक शब्द कहे मुझे अपना लिया? यही है मेरी मम्मी जी। वाह यार, तुझे तो बहुत अच्छी सास मिली है। और आंटी, आप इन कपड़ों में बहुत गॉर्जियस लग रही हैं। रियली आंटी, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू बेटा। वैसे मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। आंटी ये कह रही है कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे बैठिए आंटी, बताइए आपके लिए क्या मंगवाए? एक्सप्रेसो, लाटे, माचा, क्या पियेंगे आप? अरे मेरी मम्मी जी ये सब नहीं पीती हैं। बेटा ये सब क्या है, मैं ये सब नहीं पीती हूँ। शारदा को पढ़े लिखों के पहनावे में देखकर और आसपास की नई चीजों से अनजान देखकर कैफे में आई कुछ औरतें ताने मारने लगती हैं। सिर्फ पढ़े लिखों की तरह पहनावा पहन लेने से कुछ नहीं होता, पढ़ा लिखा होना भी जरूरी होता है। आ गई हैं बस पढ़े लिखों को पहनावा पहनकर। अरे कम से कम मेरी मम्मी जी अपने काम से तो काम रख रही है, दूसरे के फट्टे में टांग तो नहीं अड़ा रही है आपकी तरह। अरे बहू सही तो कह रही है वो, मैंने बस पढ़े लिखों की तरह पहनावा पहन लिया। आता मुझे कुछ नहीं है। नहीं आता है तो सीखेंगे। निकिता शारदा और अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीती है और थोड़ी बातचीत करके अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन निकिता अपने मोबाइल में यूट्यूब पर इंग्लिश सीखने का एक कोर्स शारदा और रामलाल को दिखाती है। मम्मी जी, अगर आप आम बोलचाल की इंग्लिश सीखना चाहती हैं तो ये कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा। आप दोनों ही इससे इंग्लिश सीख सकती हैं। अरे बहू, इस उम्र में हम इंग्लिश सीख कर क्या करेंगे? अरे क्यों नहीं शारदा, अरे भाई हम पढ़ी लिखी बहू के सास ससुर हैं, हम भी अंग्रेजी में कटर पटर करेंगे। रामलाल की बात सुनकर निकिता जोर जोर से हंसने लगती है और रोज शाम को यूट्यूब के कोर्स की मदद से रामलाल और शारदा को इंग्लिश में बातें करना सिखाती है। ऐसे एक दिन नीरज के ऑफिस में एक फंक्शन होता है जिसके लिए शारदा तैयार हो रही थी। तभी निकिता इवनिंग गाउन पहनकर शारदा के लिए एक इवनिंग गाउन लेकर आती है। वाह बहू, तेरा ये पहनावा तो मैंने पहली बार देखा है। बड़ी प्यारी लग रही है इसमें। मम्मी जी, आपको भी यही पहनावा पहनना है? अरे क्या बात कर रही हो बहू, इस तरह का पहनावा पहनकर मैं नीरज के ऑफिस के फंक्शन में जाऊंगी? लोग हंसेंगे मुझ पर। कोई नहीं हंसेगा मम्मी जी। निकिता पूरे हक से शारदा को साड़ी खुलवाती है और अपने साथ लाया हुआ सुंदर इवनिंग गाउन शारदा को पहनाती है और शारदा के बालों को कर्ली करने लगती है। बहू, तू तो रोज रोज मुझे नया नया पहनावा पहना कर हर दिन कुछ नया सिखाती है। मम्मी जी, आप बस अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस रखिएगा, फिर देखिए पूरी पार्टी में सब आपको ही देखते रहेंगे। निकिता शारदा को अच्छे से तैयार करके हॉल में ले आती है। वाह निकिता, वाह मम्मी, तुम दोनों बिल्कुल बहनों जैसी लग रही हो। अरे शारदा, वो गंगा देवी जी कह रही थी ना कि वो तुम्हारी छोटी बहन लगती हैं। अब तो तुम उनकी भी छोटी बहन लग रही हो। धत, आप भी कुछ भी कहते हैं। पूरा परिवार ऑफिस के इवेंट में पहुंचता है। वहां इतने सारे लोगों और नई तरह के पहनावे को देखकर शारदा घबरा जाती है और शारदा को पसीना आने लगता है। बहू, मुझे यहाँ से लेकर चल, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। देख कितने सारे लोग आए हैं, मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। चल बहू यहाँ से। मम्मी जी, मैंने कहा था ना, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए चेहरे पर। इस पार्टी में सबसे अलग पहनावा आपका ही है और सभी आपको हैरानी से देख रहे हैं, मजाक उड़ाने के लिए नहीं। अरे वाह भाई निकिता, तुमने अपनी मदर इन लॉ को कितने अच्छे से तैयार किया है भाई। हमारे फंक्शन की रौनक बढ़ गई है शारदा जी से। थैंक यू सर। वाह इंग्लिश, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आशुतोष की तारीफ सुनकर शारदा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फंक्शन एंजॉय करती है और फिर अपने परिवार के साथ घर लौट आती है। और निकिता आए दिन शारदा को नए नए मॉडर्न पहनावा पहनाती है और शारदा को नई नई चीजें सिखाती रहती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक अरुण और अनीता अपने घर आते हैं, जहां अनीता ने मॉडर्न कुर्ती और जीन्स पहनी होती है। मम्मी, पापा, हम आ गए हैं। मैंने अपना ट्रांसफर इस शहर के दूसरे ब्रांच में करवा लिया है। अरे अरुण, अनीता बहू क्या सरप्राइज दिया है। और अनीता बहू, तुमने आज साड़ी नहीं पहनी? पापा जी, जहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ था वहाँ सारी मॉडर्न औरतें रहती थी। वहीं एक किटी पार्टी में उन्होंने मुझे मेरे पहनावे के लिए टोक दिया और कहा कि कुछ नया भी ट्राई किया करो। तब मुझे निकिता की याद आई। बात तो उनकी गलत नहीं है, मैं हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ, पर साड़ी के अलावा मैं पहनूं क्या? अगर निकिता यहाँ होती तो उससे कुछ पूछ लेती। अरे हाँ, मैं भी उसकी तरह कुछ मॉडर्न पहनावा खरीद कर पहन कर देखती हूँ। अनीता अपनी सोसाइटी की पढ़ी लिखी औरतों के साथ उनके जैसे कपड़े खरीदती है और उसी पहनावे में अपनी सोसाइटी की मॉडर्न औरतों से मिलती है। वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने। शारदा इतना कहते ही अरुण और अनीता का ध्यान शारदा के मॉडर्न मैक्सी सूट पर पड़ जाता है। मम्मी जी, आज आपने साड़ी नहीं पहनी है, ये क्या पहना है? अरे निकिता बहू मुझे रोज नए नए तरह का पहनावा पहनाती है। उसने मुझे मॉल से ये मैक्सी सूट दिलाया है। गर्मी में काफी कंफर्टेबल होता है ये पहनना। मम्मी जी, आप इंग्लिश में बात कर रही हो? क्या बात है? अरे बहू,
अरे निकिता बहू ने हमें इंग्लिश भी सिखाई है। अब अनीता बहू तू भी निकिता बहू से इंग्लिश सीख लेना। पढ़ना तो मेरा भी बचपन का सपना था, मैं जरूर निकिता से इंग्लिश सीखूंगी। तो ठीक है, शाम को 6 बजे आप भी मम्मी जी और पापा जी के साथ पढ़ने बैठ जाइएगा। अब निकिता रामलाल और शारदा के साथ अनीता को भी पढ़ाने लगती है। ऐसे ही एक दिन शारदा अपनी दोनों बहुओं के साथ किचन में खाना बनाने आती है। दीदी, हर चीज में आप मुझसे आगे हैं, पर खाना बनाने में हम दोनों से आगे मम्मी जी हैं। हिंदुस्तान में खाया जाने वाला हर तरह का खाना मम्मी जी बहुत अच्छा बनाती हैं। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप अपना एक YouTube चैनल बनाएं। बहू, जब मैंने इतना कुछ किया है तो ये भी करूँगी। मुझे भी YouTube चलाना सीखना है, मैं तो YouTube में सही से कुछ ढूंढ भी नहीं पाती हूँ। दीदी, मम्मी जी के साथ मिलकर आप अपना YouTube चैनल बनाइए, सास बहू रेसिपी के नाम से। आप दोनों खाने की वीडियो बनाकर डालिएगा, इससे आपको भी पैसे मिलेंगे और एक पहचान भी मिलेगी। निकिता अपनी जेठानी और सास को नए पहनावे और नई चीजों के साथ यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना भी सिखाती है और खाना बनाते हुए दोनों की वीडियो बना रही होती है। अगर जीरा राइस में असली स्वाद चाहिए तो सबसे पहले तेल में जीरे का तड़का लगाकर हल्के फूले हुए चावलों में तड़का लगा देना चाहिए, जिससे पकते हुए जीरे का स्वाद पूरे चावल में अच्छी तरह आ जाएगा। धीरे धीरे आसपास के और पूरे शहर में सभी शारदा और अनीता को उनकी यूट्यूब पर स्वादिष्ट और चटपटे खाने की रेसिपी और उनकी यूनिक जोड़ी के नाम से जानने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार साथ बैठा होता है। हमारे परिवार पर भगवान की असीम कृपा हुई है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने पड़ोस के मंदिर में एक बड़ी पूजा करवाई जाए, साथ में सभी पड़ोसनों को भी बुलाएं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ पापा, ये बहुत अच्छा आइडिया है। क्या पता हमारी बीवियों के साथ हम लड़कों का भी प्रमोशन हो जाए। रामलाल अपने बेटों के साथ पड़ोस के मंदिर में एक बड़ी पूजा का आयोजन रखवाता है। वहीं तीनों सास बहू एक कमरे में पूजा में जाने के लिए अपने पहनावे की चर्चा कर रही होती हैं। निकिता बहू, तेरे पढ़े लिखे पहनावे तो बहुत अच्छे होते हैं, पर अब हम पूजा में जा रहे हैं, वहाँ कुछ अलग पहनावा पहनकर जाना चाहिए। मम्मी जी, मुझे तो सिर्फ मॉडर्न पहनावे का ही नॉलेज है, मंदिर में कुछ खास क्या पहनकर जा सकते हैं इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी जी, इसके बारे में मुझे पता है। हम तीनों लाल रंग की भारतीय साड़ी पहनेंगे और 16 श्रृंगार करेंगे, सर पर पल्ले के साथ खुद का पहनावा तैयार करेंगे। अनीता अपनी सास देवरानी और खुद को पारंपरिक भारतीय लाल रंग की भारी सुनहरी सुंदर साड़ी पहनाती हैं। तीनों अपने पाँव में आलता, हाथों में मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं और साथ में पड़ोस के मंदिर में पूजा में आती हैं, जहां घर के सभी मर्द कुर्ता पायजामा पहने होते हैं और सभी पड़ोसन अपने हाथों में पकवान लिए आई होती हैं। आहा, साक्षात देवियों का स्वरूप आता दिख रहा है। हमारी भारतीय देवियां इसी तरह तैयार हुआ करती थीं। मॉडर्न पहनावा हो या भारतीय पहनावा, ये तीनों सास बहू की जोड़ी बहुत ही परफेक्ट है। अरे बिल्कुल सही कहा, आज तो तीनों को देखकर नजर ही नहीं हट रही है। और मुझे परफेक्ट मेरी दोनों बहुओं ने बनाया है। मेरी पढ़ी लिखी बहू ने मुझे नए जमाने की चीजों से पहचान करवाई और मेरी अनीता बहू ने मुझे मेरी पुरानी सभ्यता से जोड़े रखा। और तुमने हमें पहनावे के साथ साथ भारतीय स्वाद से जोड़े रखा। ये देखो, हमने तुम दोनों सास बहुओं की रेसिपी देखकर मंदिर के प्रसाद के लिए पकवान बनाए हैं। ये मूंग दाल का हलवा, ये सूजी का हलवा और ये पूड़ी और आलू दम। देखो, जो औरतें कभी मेरे पहनावे पर मेरा मजाक उड़ाती थी, आज मुझे मेरे नाम से जानती हैं, मेरे पहनावे से जानती हैं। धन्यवाद मेरी बहुओं, मैंने जैसा सोचा था मेरी बहुएं उससे कई ज्यादा अच्छी हैं। शारदा अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में पूजा करती है और इसी तरह अपनी पढ़ी लिखी और अनपढ़ बहू के साथ नए नए पहनावे पहनती है। और अब शारदा और अनीता के साथ निकिता भी यूट्यूब चैनल खोलती है और खाने के साथ साथ नए पहनावे पहनना भी सीखती है और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी बिताती है।